हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का क्लास 7th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपने एग्जाम के पर्पज से एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बीपीएससी या पीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी, यानी कि समानता के ऊपर। हम सभी को पता है कि हमारा जो भारत देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसके अंदर इक्वालिटी और जस्टिस जैसे चीजें शामिल हैं। किस प्रकार की समानता की बात की गई है? तो जैसे कि इक्वल राइट्स हो गए, सबको समान अधिकार, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गए, फिर इक्वल रेस्पेक्ट हो गए। तो इस चैप्टर में कहानी के माध्यम से समझाया गया है, जो कि एक कांता के बारे में है, लेकिन हम अपने एग्जाम के पर्पज से ही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है इक्वल राइट्स टू वोट, यानी कि वोट देने का अधिकार, जो कि उन सभी एडल्ट्स को है जो किसी भी कास्ट हो, किसी भी रिलीजन हो, किसी भी रेस हो, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ से हो, या फिर कोई भी जेंडर के हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पे है, यानी कि वो सारे 18+ व्यक्ति, रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, उन सभी के वोट का मान एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे कास्ट का है, वो दूसरे रिलीजन का है तो उसके वोट का जो वैल्यू है वो ज्यादा रहेगा। नहीं, वैल्यू सबका सेम रहेगा। अब यहाँ पे कह रहा है अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, कहाँ कहाँ पे और इक्वालिटी की जरूरत है। तो यहाँ पे बता रहा है कि अलग अलग प्रकार के असमानता एग्जिस्ट करती है इंडिया में। और वो किस तरह की असमानता है? तो एक तो है गरीब अमीर का, एक है कास्टिज्म हो गया, एक है सामाजिक हो गया, ठीक है, सोसाइटी में। तो इस प्रकार की इनइक्वालिटीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। अब हम लोग गरीब की अगर बात करें तो जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, वो अमीर से पीछे रह जाते हैं। अब कास्टिज्म की अगर बात करें तो हर जाति में भेदभाव है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ठीक है, हर कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ है। और इसके फैलने का जो कारण है वो जो बहुत समय से चला आ रहा कूटनीति और गलत शिक्षा, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कास्ट में यूनिटी नहीं है, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो। अब अगर हम सामाजिक इनइक्वालिटी को देखें, अगर आज भी बिहारी या कोई भी नॉर्थ इंडियन साउथ में जाता है तो उन्हें कई प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। या फिर अगर कोई कश्मीरी साउथ में जाए, या फिर अगर कोई तमिल वाले नॉर्थ में जाए, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो इतनी सारी असमानताएं कैसे आई आखिरकार? तो मेरा मानना है कि हम लोगों ने जब पिछले चैप्टर्स में देखा, हम लोगों ने कुछ टर्म्स देखे थे, एंशिएंट टर्म्स, जैसे कि कश्यप हो गए, वाल्मीकि हो गए, भारद्वाज हो गए, ये जैसे टाइटल्स यूज होते थे, जो आज भी कई लोगों के आपको टाइटल्स में दिख जाएंगे। ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति उस स्किल्ड वर्ग से आता था, जब ही उसका आज ये टाइटल है। जो आज ये सत्ता के लिए बैठे लोग हैं वही दिखाते या पढ़ाते हैं जिनसे उन्हें फायदा है। ये इस प्रकार से दिखाते या बतलाते हैं जिसके कारण आज ये असमानता बहुत ही ज्यादा हो गई है हमारे भारत देश में। ये हम सभी वर्ग के लोगों को समझना होगा, और ये तभी होगा जब सभी यूनाइट होंगे, जब सभी एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करेंगे। अब अगर आगे हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जो कि एक दलित बॉय थे जिसका नाम है जूठन। इसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो हम इस किताब से ये सीखते हैं कि एक व्यक्ति को किसी अन्य क्षेत्र में अन्य वर्ग या जाति के होने से कितना भेदभाव सहना पड़ता है। क्योंकि इन्होंने ये किताब लिखा है तो इनके जैसे और कई लोग होंगे, और ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ दलित समाज से हों, वो कोई भी समाज से हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया। हाईलाइट करना सबसे बड़ी बात है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे डिग्निटी की बात की गई है। तो डिग्निटी होता क्या है? तो डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, आत्मसम्मान। यहाँ पे एक पिक्चर है जो कि
दीवार है उसके बारे में, उसका एक सीन के बारे में बताया गया है कि कैसे इस बच्चे का डिग्निटी हर्ट हो जाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि किसी भेदभाव के कारण, डिस्क्रिमिनेशन के कारण जो डिग्निटी को ठेस पहुंचती है, जिसके बारे में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी मेंशन किया था। तो यही यहाँ पे बता रहा था। अब हम लोग इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी देखेंगे। हमारे लोकतंत्र में कानून के नज़र में हम सब समान हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर कोई आम व्यक्ति हो, कोई भी भेदभाव नहीं है। चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, कहीं का भी जन्मा हो, कोई भी जेंडर हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि प्लेग्राउंड्स हो गए, होटल्स हो गए, शॉप्स हो गए, मार्केट्स हो गए, इन सब पे सभी का अधिकार है। ठीक है, बिल्कुल समान अधिकार है। उसके बाद कह रहा है कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत भी समाप्त हो चुका है। और साथ ही साथ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी के लिए इक्वल है। लेकिन फिर भी इंडिया में अभी भी इनइक्वालिटी है। सोचने वाली बात है, वो क्यों है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है हमारे डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन है, यानी कि लोकतंत्र का आधारशिला। इसमें जो लोग बैठते हैं उन्हें हम ही लोगों ने वोट दे करके भेजा है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अब कह रहा है कि इक्वलिटी को कैसे लागू किया जाता है। तो पहला तो हो गया लॉ, दूसरा हो गया गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या फिर स्कीम्स, यानी कि कानून से या फिर सरकारी योजना से। तो कई गवर्नमेंट स्कीम्स है, जिसमें से एक है मिड डे मील, जो कि सबसे पहली बार तमिलनाडु स्टेट में लाया गया था, यह हमें याद रखना है। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे देश में इसे लागू किया जाए, यानी कि हर एक स्टेट में। तो यहीं पे मिड डे मील के बारे में यहाँ पे फिगर है और कुछ बताया गया है जो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है। तो इसमें ये लिखते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट का इम्पोर्टेंस। तो ये कह रहे हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट की कीमत पर जीना शर्मनाक है। सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके बिना मनुष्य की कोई पहचान नहीं रहती। अगर कोई पर्सन रेस्पेक्ट के साथ जीना चाहता है तो उसे डिफिकल्टीज और स्ट्रगल करनी पड़ती है। और ये जो स्ट्रगल है यही मनुष्य को स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और एक पहचान देती है। मनुष्य जो है वो नश्वर है, इसे एक न एक दिन मरना ही है। इसलिए अपने आत्मसम्मान और उच्च आदर्शों के लिए संकल्प लेना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि एक ब्रेव व्यक्ति को आत्मसम्मान के बिना जीना अपमानजनक है, जो कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम देखें जितने भी वीर योद्धा रहे हैं या फिर मॉडर्न में जो महान फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे कह रहा है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। तो जो इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल है वो सिर्फ भारत ही नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज कर रहे हैं। जैसे कि यूएसए में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, जो अफ्रीकन थे जिन्हें गुलाम बनाकर अमेरिका लाया गया था, जिन अफ्रीकन्स को, वो बहुत ही ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। तो यहाँ पे रोसा पार्क्स के बारे में बता रहा है, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, जिन्होंने सिविल राइट मूवमेंट 1950 में शुरू किया था और उन्होंने फिर सिविल राइट्स एक्ट 1964 इम्प्लीमेंट करवाया, जिसके बेसिस पे कोई भी रेस, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो इलीगल है। इतना सब होने के बाद भी अभी भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि अभी तक किसी भी देश ने कंप्लीट डेमोक्रेसी को अचीव नहीं किया है। ये सबसे बड़ी बात है। अभी भी जो एक परफेक्ट डेमोक्रेसी है, एक गोल है, जिसका मेन एम है इक्वालिटी और डिग्निटी प्रोवाइड कराना प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी जेंडर का हो। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन तक सीमित नहीं है। रियल डेमोक्रेसी वहाँ है जहाँ इक्वालिटी, रेस्पेक्ट, डिग्निटी है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सभी व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 15 कह रहा है, आर्टिकल 15 का जो मेन एम है वो है डिस्क्रिमिनेशन को रोकना।
जिसका क्लाउज 1 कहता है कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी रिलीजन के लोग के साथ, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रेस हो, कोई भी सेक्स हो, कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ हो, इनमें से कोई भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। उसके बाद जो क्लॉज 2 है वो कह रहा है कि पब्लिक प्लेस पर इक्वल राइट्स, किसी भी सिटीजन को शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, एंटरटेनमेंट प्लेसेस, इन सभी जगह में जाने से नहीं रोका जा सकता। इसी तरह से वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, पब्लिक प्लेसेस, इन सभी का भी यूज करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, चाहे ये चीज स्टेट के फंड से चल रही हो या फिर जनरल पब्लिक को डेडिकेटेड हो, तो वो सभी के लिए है। तो इसका जो मेन एम है वो यही है कि सभी सिटीजन्स इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी सेक्स के हो, कहीं भी उनका बर्थ प्लेस हो। डिस्क्रिमिनेशन करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो एक बार हम लोग इसका समरी कर लेंगे। इक्वालिटी में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से अलग अलग टाइप्स के इक्वल्स राइट होते हैं, जैसे कि राइट टू वोट है जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से चलता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इनइक्वालिटीज़ को देखा जो किसी कास्टिज्म या फिर सामाजिक इनइक्वालिटीज़ जैसे चीज़ें हैं अभी भी समाज में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन के बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने डिग्निटी के बारे में देखा, जो कि डिग्निटी यानी कि रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट है। उसके बाद हम लोगों ने इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी देखा। उसके बाद हम लोगों ने भीमराव का एक पैराग्राफ देखा। फिर हम लोगों ने इश्यूज ऑन इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज देखा, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे अफ्रीकन के साथ अमेरिका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता है। उसके बाद हम लोगों ने आखिर में आर्टिकल 15 देखा और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।